A very good morning to all of you. You all are welcome to Study IQ and I am Dr. रंजीता. आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस NCERT. अभी तक हम ख़त्म कर चुके हैं क्लास 6 और क्लास 7. तो आज के ये क्लास 8 NCERT का फर्स्ट चैप्टर है. दिस चैप्टर इज़ अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और ये टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी लेक्चर्स की PDF जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहें क्लास 6 और क्लास 7 NCERT के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं. जब आप मेरा चैनल ज्वाइन करें तो काइंडली मेरे नाम की स्पेलिंग जो है लिंक में जाके ज़रूर चेक कर लें. ये जो चैप्टर है ये क्लास 8 का चैप्टर है. आज से हम क्लास 8 को स्टार्ट कर रहे हैं. तो क्लास 7 और क्लास 6 में भी हमने इसी तरीके से कुछ चैप्टर्स को पढ़ा था जिसमें हमने बेसिक्स पढ़ा था. तो क्लास 8 जो है वो लिटिल बिट एडवांस है क्लास 6 और 7 से. लेकिन हम क्लास 8 भी कोई इतना बड़ा एडवांस लेवल नहीं है. तो हम जो इस चैप्टर में दिया गया है हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑलमोस्ट बेसिक ही होगा. तो इस चैप्टर में हम क्रॉप के बारे में डिस्कस करते हैं. तो क्रॉप्स क्या होती हैं? देखिए, अगर आप किसी भी पौधे की बात करते हैं, किसी भी प्लांट की बात करते हैं तो नेचुरली आपको वो कहीं ना कहीं उगते हुए देख लेंगे आप उसको. लेकिन जब हम उसे क्रॉप कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है एक डेजिग्नेटेड एरिया में उस वैरायटी के बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स मिलेंगे आपको उस जगह पर. मतलब क्रॉप का मतलब है कि आपको प्लांट्स सेम काइंड के कल्टीवेट किए जाएंगे एक जगह पर बहुत ही लार्ज स्केल पर, तब उसे क्रॉप कहेंगे. जैसे अगर वीट की क्रॉप है, गेहूं की फसल है, तो उसका मतलब है कि उस एरिया में, उस खेतों में आपको गेहूं के ही सारे पौधे मिलेंगे. तो उसे हम कहते हैं क्रॉप. फिर हम बात करते हैं इंडिया में. अगर बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सीजन जिस हिसाब से फसलें बोई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग फसलों को कैटेगराइज किया गया है खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप के नाम से. तो अगर मैं बात करती हूँ खरीफ क्रॉप की, तो खरीफ क्रॉप, अब कंफ्यूजन होता है खरीफ का कौन सी क्रॉप है, कौन से मंथ में लग रही है, रबी कौन सी क्रॉप है. तो देखिए, नॉर्थ इंडिया के जितने स्टूडेंट्स हैं आपको तो ये आसानी से समझ में आएगी मेरी बात, क्योंकि आप हिंदी भाषी हैं. तो खरीफ को आप रिलेट कर सकते हैं वर्ड खरपतवार से. तो खरपतवार को बोला जाता है, वीट जो होता है उसको हिंदी में खरपतवार कहते हैं. तो ऐसे पौधे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं वो उग गए हैं खेत में, खरपतवार कहते हैं उसको. तो खरपतवार से आप याद कर सकते हैं खरीफ. तो वो फसलें जो उस वक्त बोई जाती हैं जब ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि खरपतवार कब उगती है ज़्यादा? तब उगती है ज़्यादा जब उसे ज़्यादा पानी मिलता है, मतलब जब बारिशें ज़्यादा हो रही हैं. तो खरपतवार से आप खरीफ के नाम की क्रॉप याद कर सकते हैं. तो वो फसलें जिनको बारिश के मौसम में बोया जाता है वो होती है खरीफ क्रॉप. वो फसलें उससे अलग जिनको सर्दियों के मौसम में बोया जाएगा वो रबी क्रॉप होंगी. जायद क्रॉप तो बहुत आसान है, उस बीच के जो 1-2 महीने आते हैं उसमें जायद क्रॉप्स बोई जाती हैं. तो जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं? इनको कब ग्रो करते हैं? रेनी सीजन में. अब देखिए, इंडिया के अंदर बारिशें कैसे होती हैं? मोस्टली बारिश होती है इंडिया में मॉनसून, मतलब जो मानसून जो होता है वही इंडिया के अंदर बारिश करता है. तो मॉनसून कब आता है? मॉनसून आता है जून में. तो ये फसलें बोई जाती हैं जून में. अब जून में बोई जा रही है तो कम से कम 4 महीने लगेंगे फसलों को ग्रो करने के लिए. तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो जून से लेके सितंबर तक जो फसलें बोई जाएंगी उसका नाम होगा खरीफ क्रॉप. मतलब सितंबर में इनको काट लिया जाएगा, ठीक है. फिर सितंबर में काट लिया, उसके बाद फिर अक्टूबर में हम दूसरी फसल बो देंगे. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, मार्च तक, इनफैक्ट थोड़ी लंबी चल जाएगी. तो ये कौन सी क्रॉप होगी? रबी क्रॉप. और इन दोनों के बीच में, मतलब जैसे ही आपने मार्च में ये फसल काट ली, रबी क्रॉप कौन सी रहेंगी? जो सर्दियों में बोई जाएंगी. खरीफ क्रॉप कौन सी रहेंगी? जो बारिश के मौसम में बो दी जाएंगी. ओके. तो रबी क्रॉप जब काटी जाएगी मार्च में, उसके बाद के जो 2 महीने बचेंगे, अप्रैल और मई, उसमें बोई जाएंगी कौन सी क्रॉप्स? जायद क्रॉप्स. उसके अंदर क्या क्या आता है? उसके अंदर आता है मस्क मेलन, मतलब तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो जायद क्रॉप में आती हैं. तो खरीफ क्रॉप में क्या आ गया? खरीफ क्रॉप वो क्रॉप है जो बारिशों में बोई जा रही है. उसके अंदर बेसिकली क्या आता है? बारिशें हैं तो इसका मतलब ऐसी क्रॉप जिसको ज़्यादा पानी चाहिए होगा, मतलब पैडी, मतलब चावल, है ना, मेज़, सोयाबीन, हम कॉटन, और क्या है ये, ग्राउंडनट. तो ये सारी की सारी, मूंगफली, ये सारी की सारी कौन सी फसलें हैं? ये सारी खरीफ क्रॉप है. रबी क्रॉप कौन सी है? जो ठंड में बोई जा रही हैं.
विंटर मतलब अक्टूबर में बोई जा रही है, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं तो उस टाइम बोई जा रही है। तो कौन सी फसलें हैं? वो गेहूँ है, चना है, मस्टर्ड है, लिनसीड है, ये सारी है। और जायद क्रॉप बीच के 2 महीनों में बोई जा रही है। छोटी सी फसल है ये, मतलब 2 महीने में उग जाती है और उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये कौन से होती हैं? वाटरमेलन, कुकुम्बर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप्स को। इसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी कि खरीफ क्रॉप कौन से मंथ में बोई जाती हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं, इसको क्लासिफिकेशन दी गई है। क्लासिफिकेशन में आप देखिए खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब से है? जून से स्टार्ट हो रही है। हार्वेस्ट कब हो रही है? अक्टूबर में, जून से अक्टूबर। जायद क्रॉप क्या है? मार्च से जून, मतलब मैंने वही बताया, जैसे ही फसल ये वाली कट जाएगी मार्च में, नवंबर में, अक्टूबर से लेके कब तक है ये? मार्च तक, अप्रैल तक देखो लिखा गया है। देखो मार्च अप्रैल, इस चक्कर में मत पढ़ना, आपको पता होना चाहिए सीजन कौन सा है। आप लॉजिक समझ लीजिए, अगर मार्च की जगह पे अप्रैल लिखा हुआ है, हो सकता है किसी को फसल काटने में लेट हो गया तो हो सकता है उसकी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में फसल कट रही है, तो उसमें आप नहीं जाइए। नवंबर हो गया भाई, अक्टूबर में लगनी चाहिए, कुछ लोग अक्टूबर में ही लगा देंगे, कुछ लोग नवंबर में लगाएंगे। तो वो वाले मंथ, मतलब आप समझ लीजिए बेसिक क्या है। इसको ठंड चाहिए, विंटर क्रॉप्स हैं ये। इसको मानसून क्रॉप, इसको पानी चाहिए, बारिश चाहिए इसको। और ये समर क्रॉप है, मतलब समर में अच्छे से उगता है ये। जितनी गर्मी पड़ती है उतना तरबूजा, खरबूज जो है मीठा होता जाता है। तो इनका लॉजिक आप समझ जाएंगे तो फिर आप मंथ्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि भाई कौन सा मंथ है। जैसे ही आपको लॉजिक समझ में आएगा, आपको खुद से पता चल जाएगा कि मंथ कौन सा होगा, वो अप्रैल मई जून ऐसा ही वाला मंथ होगा। तो ये 2-3 महीने के लिए उगाई जाती हैं। ये जो होती है लंबे टाइम के लिए होती हैं, क्योंकि ये देखो फसलें कौन सी हैं, वाटरमेलन, कुकुम्बर, 2-3 महीने। कॉटन, ग्राउंडनट, मेज, राइस, व्हीट, पी, बार्ले, ग्राम। तो उस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप के बीच में डिफरेंस क्या है लॉजिकली। फाइन। फिर हम बात करते हैं फसलों को लगाने से पहले हमें जो है खेत होती है, जो उसकी मिट्टी होती है, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा जाएंगे और सीधा वहाँ पे आपने सीड डाल दिया, बीज डाल दिया और आपकी फसल उग गई। ऐसा नहीं होता। एक किसान को बहुत सारा काम करना पड़ता है। एक किसान को उसके खेत की बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है फसल लगाने से पहले। जब बीज लगाया जाता है उसके बाद उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तब जाके उसकी कटाई करनी पड़ती है, तब जाके हमें खाना मिलता है जो किसान लगाते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है कल्टीवेशन का। ओके, तो इसको कैसे करते हैं? सॉइल इज प्रिपेयर्ड, किस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? बीज हमको डालने हैं, सो करने हैं, मतलब, है ना। ये तरह तरह से की जाती है। इसका ट्रेडिशनल मेथड है और इसका एडवांस मेथड जो अभी यूज हो रहा है। तो जो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? टिलिंग करते हैं। टिलिंग या प्लॉइंग जिसको कहते हैं। टिलिंग मतलब हल, प्लॉइंग मतलब हल चलाना। तो ये क्या करते हैं हम? इससे, इस प्रोसेस का मतलब क्या है? टिलिंग या प्लॉइंग का मतलब क्या है? पर्पस क्या है, मतलब इसको करके मिलता क्या है हमें, वो देखिए आप। उससे क्या होती है, जो प्रोसेस है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। मतलब हम हल चलाएंगे जमीन के अंदर ताकि जो वो मिट्टी है वो सारी उलट पलट, जो सख्त मिट्टी है वो उलट पलट हो जाए, नीचे की मिट्टी ऊपर, उसमें क्या हो जाए और उसके अंदर एयर चली जाए, सॉफ्ट हो जाए और वो उलट पलट हो जाए और उसके अंदर एयर चली जाए। ये मतलब होता है प्लॉइंग का। ठीक है। प्लॉ क्या होता है? हल क्या होता है? प्लॉ एक डिवाइस होता है लोहे का, यूज बाय फार्मर फॉर डिफरेंट पर्पज, फॉर एडिंग फर्टिलाइजर, टिलिंग, लूजनिंग, इन सब के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर। देखो जो किसान का जो हल होता है ना, ये देखिए इसमें दिया हुआ होगा, ये जो है देखिए ये हल है, ये रहा। ये जो हल होता है ना जो किसान का, इसके मल्टीपल यूज होंगे। पहले आप उसको प्लॉइंग कर देंगे, उसमें आप टिलिंग कर रहे हैं, मतलब आप मिट्टी को उल्टा पलटा कर रहे हैं। फिर जब उसको खाद डालनी होगी तभी भी वो दोबारा से ऐसे हल चलाता जाएगा। हल चलाने से क्या होता है? एक लाइन बनती जाती है खेत के अंदर। ये देखिए, ये तो मैकेनाइज्ड हो गया, ये तो मैकेनाइज्ड हो गया, लेकिन यही काम हल भी करता है। ये बीच बीच में ऐसे लाइन बनाता था। तो ये जो लाइन बनती जाती है, इसके बीच बीच में क्या डाल दिया जाता है? इसके बीच बीच में बीज डाल दिया जाता है। ओके, जो भी फर्टिलाइजर डालने की टर्न आती है तो फर्टिलाइजर भी ऐसे ही डाला जाता है। तो क्या हो रहा है? सबसे पहला जो बेसिक डिवाइस क्या था? प्लॉइंग। जो प्लॉ था किसान का, जो हल था किसान का, वो बहुत ज़्यादा बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये कर रहे हैं। जो प्लॉ शेयर है वो ट्राइंगुलर इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको पता है। इसका जो पार्ट्स है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसका प्लॉ का जो है, ये हल का जो है, ये हैंडल है, शाफ्ट है, और ये प्लॉ शेयर है। ये क्या करता है? ये एक लोहे का होगा, ऐसा शार्प सा इंस्ट्रूमेंट होगा। क्यों? जब इसको खींचेंगे, चलाएंगे तो ये मिट्टी को फाड़ते हुए जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा है उसके लिए एक्सप्लेन किया जा रहा है।
तो ये जो ट्रेडिशनली जो था, ये इसका वुडन का हैंडल था। उसको हम किससे चलाते थे? वो बैल चलाता था या तो उसको इंसान खुद भी चलाता था, खुद भी खींचा जाता था उसको, और जो अफोर्ड कर पाते थे बैल वो भी खींचा करते थे। आपने बहुत सारे मूवीज़, लगान मूवी, बहुत फेमस मूवीज़ आपने देखे होंगे, है ना, और मदर इंडिया मूवी आपने देखा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे ऐसे मूवीज़ में कि भाई वो खुद भी चलाया जाता था, मतलब ह्यूमन को भी कई बार यूज़ कर लिया जाता था। जिन लोगों के पास अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो बैल का पैर, वो खुद भी चलाते थे हल को। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये देख लीजिए आपने, ये प्लॉशेयर का डायग्राम बना के दिखाया गया, इस तरीके से ये होता है। फिर जो बात करते हैं, हो भी एक अलग इंस्ट्रूमेंट है जिससे भी सॉइल को खोदा जाता है। फिर हम जो बात कर रहे हैं वो है कल्टीवेटर की। जो कल्टीवेटर होता है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। कल्टीवेटर क्या हो गया? अभी मैकेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट आ गया। ये जो अटैच किससे होता है? ट्रैक्टर से अटैच होता है। इसका काम वही होता है सेम जो हल चलाने का होता था। हल के अंदर एक प्लॉ ऐसे होता था, तो ये एक ही जगह पे एक ही लाइन बनाएगा। अब ये कल्टीवेटर क्या होता है? इसके पास बहुत लंबा सा ट्रैक्टर के पीछे अटैच कर देंगे। तो कल्टीवेटर आर यूज इंस्टेड ऑफ प्लॉ सिंस दे आर फास्टर। अब मोस्टली जगहों पे, कम से कम जो ऐसे स्टेट्स हैं जो कि प्रॉस्पेरस है, फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे तो पक्का ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, छोटे स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स जो उतने डेवलप नहीं हुए हैं इंडिया में, वहाँ पे अभी भी हल चलाया जा रहा है। जो हमने ट्रेडिशनल हल का जो देखा है डायग्राम प्लॉ का, वो चलाया जा रहा है। लेकिन जो मोस्टली जगह पर क्या हो रहा है? ट्रैक्टर का यूज़ हो रहा है। ये इसको क्या बोल रहे हैं? ये वाला इंस्ट्रूमेंट देख लिया अभी हमने देखा ना, इसको बोलते हैं हम कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर के अंदर क्या होता है? कल्टीवेटर के अंदर एक हल की जगह पे ये इतने सारे लगे होते हैं, तो वो ट्रैक्टर से खींच देंगे उसको, वो एक ही बार में इतना सारा काम कर देता है। तो इससे क्या हो गया? फास्ट हो गया काम। यही जो बेचारा एक किसान जो है मैनुअली इसको कर रहा था या अपने बैल की जोड़ी से कर रहा था, वही काम अब ट्रैक्टर करता है। फाइन। तो इसके अंदर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है, प्लॉइंग की बात हो रही है। पहले हमने क्या कर दिया? टिलिंग एंड प्लॉइंग कर दी, ये वाला कर दिया। सबसे पहले ऐसे जगह बना दी, उससे मिट्टी उलट पलट हो गई, मिट्टी में एयर चली गई, मिट्टी लूज हो गई, तो हमने क्या किया? खेत को प्रिपेयर कर दिया। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? सोइंग। अब क्या है? बीज डाला जाएगा। तो ट्रेडिशनली बीज कैसे डाला जाता था? ये देखिए बैल की जोड़ी है, ये इसके अंदर इसको हल चलाइए, आगे आगे चलते जाते थे और ये इधर होता जाता था, और बीच बीच में ये क्या किसान क्या करता था? या तो अपने हाथ से या फिर एक बहुत ही बेसिक सा एक फनल शेप का ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा देते थे, जिसमें से यहाँ पे बीज डालते थे, उसमें धीरे धीरे बीज निकलते जाते थे और ये आगे आगे चलता था और बीज डलते जाते थे। तो जो सीड्स हैं वो सॉ किए जाते हैं सॉइल में, दैट इज लूजन बाय कल्टीवेटर और प्लॉ। जो हमारी मिट्टी अब नर्म पड़ गई है हल चलाने की वजह से या कल्टीवेटर चलाने की वजह से, उसके अंदर बीज को डाला जाएगा। जो बीज की क्वालिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है कि फसल हमारी किस तरीके की आएगी। अगर बीज अच्छा है और बीज को सही तरीके से डाला गया है, मिट्टी ठीक से डाली गई है, तो अच्छी फसल आएगी। ओके। सिलेक्शन ऑफ गुड सीड इज डन बाय पुटिंग सीड्स इन वाटर। देखो एक छोटा सा तरीका है, आप जो अच्छे बीज है खराब बीज है उसको चेक किया जाता है, पानी में डाल दिए जाते हैं बीज। अगर मतलब चेक किया जाता है, भी बहुत सारा आप लेके आए हैं, सारे बीज को तो नहीं डालेंगे, थोड़े से बीज सैंपल लेके पानी में डाल देंगे। अगर बीज नीचे डूब जाते हैं तो वो सही बीज है। अगर वो हॉलो हो चुके हैं अंदर से, मतलब वो अंदर उनके कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है? पानी के ऊपर फ्लोट कर जाएंगे। तो पता चल जाएगा कि भाई ये जो हम इतने सारे बीज लाएंगे उसके अंदर से मैक्सिमम बीज जो है या तो फ्लोट कर रहे हैं या मैक्सिमम बीज नीचे चले गए। तो आपको पता चल जाता है, किसान को पता चल जाता है कि बीज अच्छे हैं कि नहीं है, तो उसी तरीके से वो खरीदते हैं। फिर ट्रेडिशनल टूल्स की बात होती है, तो जो ट्रेडिशनल टूल्स थे उसमें क्या यूज़ होता था? प्लॉ यूज़ होता था, शॉवल्स, ये सारे यूज़ होते थे। जब मशीन्स नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं थे, है ना, तब की बात हो रही है। ट्रेडिशनली यूज़ किया जाते थे। कुछ सालों पहले तक की बात है, ये ग्रीन रिवोल्यूशन आने से पहले तक की बात है। भारत के आज़ाद होने के बाद भी हमारे जो है एग्रीकल्चर मैकेनाइज नहीं हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, कोई 100 साल की बात नहीं हो रही है, ये अभी 30-40 साल पहले तक की बात है, ये 50 साल पहले तक की। तो ट्रेडिशनल टूल जो होते थे उससे सॉ किया जाता था सीड को। उसमें मैंने आपको बता दिया एक फनल शेप का ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा होता था, नीचे पहुँचा जाता था वो। जब सीड जो है एक बार चला जाता है नीचे, उसका शार्प एंड होता है ताकि वो नीचे तक चला जाए। ये अभी इसमें दिखाया भी गया है डायग्राम में, ये देखिए। ओके, इसमें नहीं दिखाया गया है, कोई बात नहीं। तो ये जो ट्यूब है उससे जो है, जब आप सीड को डालेंगे ना तो उसको ज़मीन के अंदर जाना चाहिए, उसके ऊपर मिट्टी आनी चाहिए। अगर वो मिट्टी की सरफेस पे ही पड़ा रह गया तो उसे मॉइस्चर वगैरह सब नहीं मिल पाएगा और वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा।
सीड जो होते हैं उसको सो करने के लिए, मतलब उसको बोने के लिए ज़मीन में एक फनल शेप इंस्ट्रूमेंट की यूज़ किया जाता है, ताकि जो जो बीज हैं वो नीचे चले जाएं। और वो एक शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है। जब बीज को बोया जाता है तो उस वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि जो बीज बोया गया है उसके ऊपर है प्रॉपर मिट्टी रहनी चाहिए। अगर वो एक्सपोज रह जाएगा, अगर वो बाहर ही एक्सपोज रह जाएगा, उसके ऊपर मिट्टी थोड़ी नहीं रहेगी, तो वो जर्मिनेट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जो एंड होता था इस इंस्ट्रूमेंट का, वो पियर्स करके उसको सॉइल के बीच में पहुंचा देता है। तो आप ये देख सकते हैं, अब ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, ये सीड ड्रिल्स है। इसके ऊपर यहाँ पे सीड डाल दिए जाते हैं और ये नीचे जब जाती है तो ये सीड जो है मिट्टी के अंदर डाल देती है। मिट्टी जिसको हमने पहले टिलिंग कर चुके हैं, जो सॉफ्ट हो चुकी है, तो सीड ड्रिल्स के थ्रू उसको अंदर डाल दिया जाएगा। तो सीड ड्रिल का क्या काम होता है? सीड ड्रिल जो होती है यूनिफॉर्मली जो होती है सब जगह पे पहुंचा देती है सीड को, और मिट्टी के अंदर एक प्रॉपर जगह पर उसको प्लेस कर देती है। फिर बात करते हैं नर्सरी की। तो नर्सरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे छोटे छोटे पौधों को उगाया जाता है ताकि उनको कहीं और पे प्लांट किया जा सके। ठीक है, तो नर्सरी जो होगी वो एक रिपोजिटरी होगी छोटे छोटे सैपलिंग्स की। सैपलिंग्स मतलब वो पौधा जिसके अंदर थोड़े थोड़े से पत्ते निकले हैं, बिल्कुल यंग पौधा, बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसा होता है वो पौधा, एकदम यंग पौधा है, उसके अंदर 2-3 पत्ते निकले होते हैं, उसको सैपलिंग कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं जर्मिनेशन कैसे होती है सीड्स की। तो जर्मिनेशन जब सीड्स की होती है, जब उसको हम प्रॉपर तरीके से मिट्टी में डालेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से पानी मिलेगा तो सीड्स की जर्मिनेशन होती है। जब सीड्स के अंदर से एमर्ज फ्रॉम, मतलब प्लांट जब उसके अंदर से निकलने लगा है, तब किसान को समझ में आता है कि सीड जर्मिनेट हो गए हैं। उसको कुछ दिन लगते हैं। सीड को हमने पहले प्रॉपर तरीके से डाला, उसके बाद उसे पानी दिया जाता है। उस पानी की वजह से उसके अंदर सीड्स में जर्मिनेशन शुरू होती है। जर्मिनेशन का हमें पता कैसे चलता है? जब उसके अंदर पत्ते निकल आते हैं। खाद डाली जाती है, फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं फसल को उगाने के लिए। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जाता है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस मिट्टी के अंदर ऐड किए जाएंगे जिससे कि सॉइल की क्या होगी? फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब सॉइल के अंदर पोषक तत्व जो हैं वो बढ़ जाएंगे ताकि हमारी फसल को वो मिल पाए और वो अच्छे से ग्रो करे। मैन्योर जो होता है मेड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो हमें पता है मैन्योर हम कैसे बनाते हैं। जो इनऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसको एक जगह पे डाला जाता है और उससे खाद बनाई जाती है। फर्टिलाइजर्स लेकिन दूसरी तरफ क्या होते हैं? ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जिनको फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, तो हम इस दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। इंटरचेंजेबली हम इसको यूज़ करते हैं कॉमन टर्म्स में कि भाई खाद डाल रहे हैं, दोनों को खाद बोला जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में फ़र्क है। ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसको केमिकल फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, केमिकल से बनते हैं। और मैन्योर क्या होते हैं? वो हम ऑर्गेनिक जो मैटर है, वेस्ट है जो, उससे हम और मैन्योर बनाते हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या है? इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब NPK फर्टिलाइजर आपने पढ़ा होगा, है ना। हमको अलग अलग मिट्टी के अंदर जो जो डेफिशिएंसी है, मिट्टी की टेस्टिंग की जाती है। जब भी अगर मिट्टी में मान लीजिए अच्छी फसल नहीं आ रही है तो मिट्टी का सैंपल लेके उसकी टेस्टिंग की जाती है कि इस मिट्टी के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की कमी चली गई है, हो गई है। तो जिस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है मिट्टी में, उसके अंदर उसी तरीके का फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है। ओके, तो वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। फर्टिलाइजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड, मैंने बताया फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। इनकी जो क्वांटिटी है वो कम डालनी पड़ती है। मतलब उसके अंदर क्वांटिटी होती है कि भाई अगर आप इतने ग्राम फर्टिलाइजर डालोगे तो आपको इतना सोडियम मिल जाएगा, इतना पोटेशियम मिल जाएगा, है ना, इतना नाइट्रोजन मिलेगा, उस टाइप से इसमें पता होता है इसमें। बट मैन्योर में क्या होता है? ये प्रिपेयर होते हैं ऑर्गेनिक मैटर से, जिसमें ह्यूमन वेस्ट भी होता है। हमने पढ़ा था जब वेस्ट का हम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, उसके केस में हमने देखा था, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के केस में हमने देखा था, तब तक देखा था काऊ डंग, जितने भी एनिमल्स होंगे उनका डंग, ये सब वेस्ट हमारा यूज़ होता है। ये फार्म्स में प्रिपेयर की जाता है, उसमें एक बड़े बड़े पिट्स बना दिए जाते हैं। और क्या होता है, अब मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो इनकी क्वांटिटी भी हमें बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती है। फर्टिलाइजर जो होते हैं उसमें हमें ह्यूमस नहीं मिलती। ह्यूमस क्या होती थी? ह्यूमस मिट्टी की वो लेयर होती थी, सॉइल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्लास 7 में। वो मिट्टी की सबसे ऊपर वाली लेयर जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटीरियल होता है। वो कैसे बनता है? डेड लीव से, डेड एनिमल्स से, जब उनका डीकम्पोजिशन करते हैं डीकम्पोजर्स, है ना। ह्यूमस कैसे फॉर्म होता था? डीकम्पोजर्स जब ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकम्पोज करते थे तो वो उसको किस में कन्वर्ट करते थे? ह्यूमस में। ये हमने सॉइल चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है, यू कैन गो देयर एंड वॉच इट। सो मैन्योर हमें बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर हमें ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर सॉइल, मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी है।
फिर हम बात करते हैं अगर हम एक्सेस में फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, अगर आप एक्सेसिव यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स का तो क्या हो जाता है, सॉइल के अंदर पॉल्यूशन हो जाता है। जो पंजाब और हरियाणा है या ऐसे स्टेट जो एग्रेरियन स्टेट कहे जाते हैं, इनका नाम मैं इसलिए ले रही हूँ बार बार, ये एग्रेरियन स्टेट्स हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर ने बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी किया है। तो इन स्टेट्स में क्या हुआ है, एक्सेसिव यूज़ हुआ है पानी का भी और एक्सेसिव यूज़ हुआ है फर्टिलाइजर्स का भी, दोनों ही जगह एक्सेसिव यूज़ हुआ है। तो ऐसे कुछ कुछ क्षेत्र हैं इन दोनों स्टेट्स के अंदर जहाँ पे पानी का एक्सेसिव यूज़ होने से और फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ होने से मिट्टी ख़राब हो गई है। तो अब जो है वहाँ पे पहले सॉइल टेस्टिंग इसीलिए की जाती है कि भाई आपकी सॉइल के अंदर ये केमिकल तो ऑलरेडी बहुत एक्सेस में है, किसानों को पता नहीं होता, वो और फर्टिलाइजर डाल देते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर पे क्या होता है, सरकार ने सब्सिडी दी है किसानों के लिए, तो उनको पता नहीं होता कि कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए। तो इसलिए फर्टिलाइजर का जो यूज़ है वो बहुत जुडिशियसली करना चाहिए, वही फर्टिलाइजर डालना चाहिए जिसकी सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी है। सेम जो है वाटर के साथ भी है, पानी उतना ही चाहिए फसलों को जितनी उसको ज़रूरत है। अगर आप एक्सेस में पानी देंगे तो मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी खराब हो जाती है ज़्यादा पानी की वजह से, उसमें सॉल्ट आ जाता है। तो एक्सेसिव यूज़ होगा तो पॉल्यूशन होगा, पीएच जो है सॉइल की वो चेंज हो जाएगी और सॉइल खराब हो जाएगी। तो फर्टिलाइजर्स का इसलिए यूज़ जो है सोच समझ के समझदारी से करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि कभी कभी आपने फिनोमेना देखा होगा कि किसान जो क्या करते हैं, अपनी ज़मीन को, खेतों को खाली छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए। जैसे कि बहुत फसल ले लीजिए, वो देखते हैं कि भाई फसल जो मिट्टी है उसकी उर्वरता जो है वो कम हो गई है, जो उसकी फर्टिलिटी है वो कम हो गई है। तो वो क्या करते हैं, एक मेथड है, वो नेचुरल मेथड है। देखिए, नेचर ने हीलिंग पावर दी है सभी को, तो मिट्टी को भी दी है। तो अगर मिट्टी को थोड़े दिन के लिए फैलो छोड़ दिया जाएगा, खाली छोड़ दिया जाएगा, तो वो अपने आप को हील करती है, वो अपने आप को ठीक कर लेती है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस है, अगर मिट्टी ठीक से उपजाऊ नहीं है तो उसे खाली छोड़ा जाता है। तो वह जब खाली छोड़ा जाता है कुछ टाइम के लिए, तो लैंड क्या करती है, अपने आप को रिप्लेनिश करती है, अपने न्यूट्रिएंट सप्लाई को रिप्लेनिश करती है। तो दिस कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर अगेन। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए उसको खाली छोड़ देते हैं, फिर से वो प्रिपेयर हो जाती है और दोबारा से उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, विच इज़ इरीगेशन। इरीगेशन अब क्या होता है, अभी तक हमने क्या क्या बात किया, अभी तक हमने बात किया कि भाई हमने हल चला दिया, टिलिंग कर दी सॉइल की, मिट्टी को उल्टा पलटा कर दिया, उसके अंदर एयर चली गई और लूज हो गई। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर बीज लेके, बीजों को चेक करके, पानी में डाल के चेक कर लिया कि अच्छे बीज हैं या नहीं, और उसको बीज को डाल दिया, डीप डालेंगे थोड़ा सा ताकि उसके ऊपर मिट्टी रहे। फिर हमने पानी दे दिया। अब हम बात कर रहे हैं, वो तो स्टार्टिंग वाला, अब हम बात कर रहे हैं जब पौधे बड़े होना शुरू होंगे तो उसको इरीगेशन की ज़रूरत है। तो इरीगेशन क्या होती है, तो इरीगेशन होता है वाटर सप्लाई, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल। उसको जैसे हम खाना खाते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पे, क्या खाते हैं हम, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऐसा करते हैं। सिमिलरली पौधे भी तो बड़े हो रहे हैं। हमने प्लांट्स के चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स को क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस कब करते हैं वो, जब उनको प्रॉपर पानी मिल रहा है, उनके रूट्स को नीचे से वो ज़मीन में से मिट्टी के थ्रू ही तो अपना न्यूट्रिएंट नीचे खींचते हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल तीनों को मिला के खाना बनाते हैं। तो जो न्यूट्रिशन आ रहा है उनका, वो आ रहा है ज़मीन में से। कैसे आता है, पानी के अंदर मिक्स होके। मिट्टी को तो नहीं करते एब्जॉर्ब, वो मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और पानी के साथ साथ किसको एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को। तो इरीगेशन की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है, टाइम टाइम पर, एक्सेस में भी नहीं, टाइम टाइम पर। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है इरीगेशन की, वो वेरी करेगी क्रॉप टू क्रॉप। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होता है कि इस फसल को कितनी बार पानी देने की ज़रूरत है, और इस फसल को, दूसरी फसल को कम पानी की ज़रूरत भी हो सकती है। तो वो टाइप ऑफ सॉइल, क्रॉप टू क्रॉप, जैसे अगर मान लीजिए राइस, उसको सबको पता है चावल को ज़्यादा पानी चाहिए। सॉइल टू सॉइल, हमने सॉइल वाले चैप्टर में बोला था, पढ़ा था ना, 3 तरीके की हमने लोमी सॉइल पढ़ा था हमने, है ना, सैंडी सॉइल पढ़ा था हमने। ये देखा था कौन सी, किस तरीके की मिट्टी में पानी रुकता है, किस तरीके की मिट्टी में पानी नहीं रुकता और नीचे चला जाता है। तो सॉइल टू सॉइल वेरी करेगा। जिस तरीके की मिट्टी होगी, अगर वो रोक पाती है पानी को तो कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी, वो बिल्कुल नहीं रोक पाती पानी को तो ज़्यादा पानी। सीज़न टू सीज़न, वो जो क्रॉप है कौन से सीज़न में लगाई जा रही है। सेम फार्मर, एक किसान है जिसने खरीफ क्रॉप लगाई, खरीफ क्रॉप कब लग रही है, खरपतवार, बारिश पानी दे रही है। फिर उसी किसान ने रबी क्रॉप लगाई, तो रबी क्रॉप में उसे पानी देना पड़ेगा, क्योंकि भाई सर्दियों में कम बारिश आती है, जो बारिश आती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आती है, नॉर्थ इंडिया में मानसून बारिश तो आती नहीं है, तो उसको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा उस टाइम क्रॉप को। तो सीज़न टू सीज़न वेरी करती है। फाइन, तो इरीगेशन जो है वो वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू क्रॉप, अकॉर्डिंग टू सॉइल एंड अकॉर्डिंग टू सीजन। फाइन,
फिर हम बात करते हैं सोर्सेज क्या क्या होते हैं इरिगेशन के। तो इरिगेशन के सोर्सेज अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, हम कहाँ कहाँ से पानी दे सकते हैं अपने क्रॉप्स को। तो हम ट्यूबवेल से पानी दे सकते हैं, कुएं से पानी दे सकते हैं, नहर से पानी दे सकते हैं, ये सारे तरीके हैं पानी देने के। वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, तालाब, झीलें, रिवर, डैम, कैनाल्स, इन सब से हम पानी लेते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या था इरिगेशन का। अब बात करते हैं, सोचिए आप उस टाइम की, ट्रेडिशनली जब नहरें नहीं हुआ करती थी। अब तो क्या है, अब तो नहर बना देती है सरकार ने, एक जहाँ से रिवर में बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ से नहर बना के ऐसी जगह पे भी पहुँचा दिया जहाँ पे पहले पानी नहीं होता था, तो नहर से पानी मिल गया। जब नहर नहीं होती थी उस टाइम पे लोग क्या करते थे, तो वाटर जो था अवेलेबल कहाँ था, कुएं में, लेक्स में, कैनाल्स में। तो उसको उठा के लाया जाता था और उस जगह पे लाया जाता था जहाँ पे उनके खेत होते थे लोगों के। तो कैसे उठाते थे वो, अपने या तो खुद उठाते थे या तो अपने पशुओं की हेल्प से उठाते थे, है ना। इस तरीके से कैटल यूज होते थे, ह्यूमन लेबर यूज होती थी। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। अब एक आदमी पानी लाएगा, कितना पानी ले आएगा, एक बार में 1 मटका ले आएगा, 2 मटका ले आएगा, ज़्यादा ज़्यादा इतना सारा पानी तो नहीं ला पाएगा। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में हम क्या करते थे, एक पुली मेथड होता था, चेन पंप होते थे। तो ये एक बार हम उसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। देखिए ये वाला मेथड है, इसमें क्या है, मोट ऐसा यूज़ करते हैं, ये नीचे से पानी निकाला, इसने चेन पंप बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक से चेन सा लगा दिया उसने, यहाँ से वो पानी इधर चेन में जाएगा, एक बाल्टी लटका देंगे, बाल्टी जैसा, वो कहीं और तक बंधी हुई है चेन लंबी, और वहाँ से उस बाल्टी को ऐसे सरकाया जाएगा और यहाँ पे आके वो खाली हो जाएगी, फिर ये वापस जाएगी बाल्टी, फिर खाली हो जाएगी। इस तरीके से अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते थे। ये देखिए धेकली है ये, इसमें क्या होगा, पानी निकाला जा रहा है किसी कुएं जैसी जगह से, है ना। ये वाला देखिए, ये इसमें क्या है कि ये बैल गोल गोल घूमता रहेगा और ये यहाँ से पानी ऐसे भर भर के निकालता रहेगा, तो उससे इरिगेशन होती है। तो ये अलग अलग पुराने मेथड्स थे। तो अभी क्या है, पंप्स जो हो रहे हैं, पंप जो हैं वाटर पंप्स का यूज़ किया जा रहा है। तो पंप्स क्या है, आजकल कॉमन यूज़ होने वाले लिफ्टिंग, पानी को उठाने के लिए पंप का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या क्या यूज़ होता है, आपने देखा होगा खेतों में अगर आप जाएंगे कभी तो आप देखेंगे पंप लगे होते हैं वहाँ पे, उसमें डीजल का, बायोगैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, सोलर पंप भी होते हैं, वो सब यूज़ होते हैं। तो ये मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का। तो मॉडर्न मेथड जो है इरिगेशन के इस तरीके से हैं कि उसमें पानी को बचाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के केस में सारे एरियाज़ को एक जैसा पानी नहीं मिलता। दूसरी बात, सारे एरियाज़ को सारे वक्त भी पानी नहीं मिलता, तो पानी इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि पानी को कम से कम वेस्टेज में जाए। तो अब क्या होता है, पहला जैसे मेथड है स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकल किया जाएगा पानी सब जगह, फुहारे की तरह पानी को डाला जाएगा। एक साथ में आप पानी डालेंगे और एक आप फुहारे की तरह, छोटा सा फुहारे की तरह डालेंगे, तो फुहारे वाला पानी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मिट्टी को और पौधों को ऐसा लगेगा बारिश हो रही है। तो ये ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। अगर आप कैनाल से डाल रहे हैं पानी तो इरिगेशन से ज़्यादा अच्छा है, धीरे धीरे पानी जा रहा है और उनको मिल रहा है। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसमें पाइप डाल दिया जाता है, उसमें एक नोजल लगा देते हैं, स्प्रिंकलर मेथड, और अलग अलग जगह पे उस स्प्रिंकलर को डाल देते हैं और वो स्प्रिंकल करता है वाटर। स्प्रिंकलर बहुत ही कॉमन है, आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने। ये देखिए, ये स्प्रिंकलर मेथड में देखिए आप, यहाँ से जहाँ भी पानी का पंप लगाया हुआ है उससे लेके पाइप जाएंगे, अलग अलग जगह पे स्प्रिंकलर लगा रहे हैं। देखिए छींटे की तरह वो स्प्रिंकल कर दे रहा है पानी, है ना, फव्वारे की तरह, धीरे धीरे, बहुत एकदम से फ्लड नहीं करेगा खेत को, लेकिन फव्वारे की तरह धीरे धीरे डालेगा। ओके, ये स्प्रिंकलर मेथड है। फिर बात करते हैं ड्रिप सिस्टम की। ड्रिप सिस्टम जो है इससे भी इफेक्टिव है। इसमें पता क्या किया जाता है, ड्रिप में एक बड़ा पाइप है, उसको छोटे पाइप को ले जाके छोटा छोटा नीचे नीचे जमीन के अंदर अंदर डाला जाता है पाइप, और जब आपको पानी देना है आप उसको खोल देंगे, धीरे धीरे मिलेगा पानी। कम पानी है लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है ड्रिप मेथड से। ड्रिप मेथड में क्या होगा, फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप, पानी कैसे जा रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। वो रूट्स के पोजीशन जहाँ पे रूट्स हैं डीप, वहाँ तक पाइप को दे देंगे। मतलब देखिए, अगर आप पानी देते हो तो पानी अब्जॉर्ब कहाँ से करता है प्लांट, रूट्स के थ्रू। तो अगर आपने पानी ऊपर डाला है पौधे के सरफेस पे, तो वो पानी तो उसको यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अब्जॉर्ब जो करेगा ना पानी अपने सिस्टम में लेके जाएगा। मतलब ये उसी तरीके से है कि अगर आप पीने के पानी से नहा रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा ना। जब आप पानी पीते हैं तो आपको मुंह से सिप करना पड़ेगा पानी, क्योंकि आप पानी पी रहे हैं, तभी आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। अगर आपको पिलाने की बजाय आपको पानी से नहलाया जा रहा है तो आपकी क्या प्यास बुझेगी, नहीं बुझेगी। सेम गोज विद प्लांट्स। अगर प्लांट्स को पानी चाहिए तो वो अपनी रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब करेंगे। उनकी पत्तों के ऊपर आप कितना भी पानी डालो वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाते,
क्योंकि पत्तों के थ्रू वो क्या अब्जॉर्ब करते हैं, गैशियस फॉर्म में अब्जॉर्प्शन करते हैं, पानी अब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी के अंदर से अपनी जड़ों के थ्रू। तो ड्रिप मेथड इसी के ऊपर काम करता है। वहाँ पे पानी के जो पाइप्स होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले पाइप्स को जहाँ पे प्लांट्स की जड़ें होती है वहाँ पे दिया जाएगा, मतलब सिस्टम को फिट कर दिया जाता है। एक्चुअली ड्रिप मेथड जो होता है ज़्यादा इफेक्टिव उन प्लांट्स के लिए होता है जो कैश क्रॉप्स होती हैं एक्चुअली, जो लंबे लंबे टाइम तक आपको एक ही पौधा या एक ही पेड़ आपको काफ़ी टाइम तक वो देता है अपनी हार्वेस्ट, मतलब एक सीज़न के बाद दूसरे सीज़न के बाद, जैसे फलों के बाग है ना, इस टाइप की चीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छे से ये यूज़ होता है। इस टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे मान लीजिए गेहूँ 4 महीने के बाद उसको काटना है, तो उनके लिए कम यूज़ होता है ड्रिप मेथड। ड्रिप मेथड उन फसलों के लिए यूज़ होता है, मान लीजिए आपने किसी एक फल के बाग लगा दिए, तो वो सालों साल आपको क्रॉप देंगे, तो उसके अंदर आप उसको पानी देने के लिए आप उसके अंदर वो वाला यूज़ कर सकते हो। ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाएगा तो पानी का वेस्टेज कम होता ही नहीं है बेसिकली। तो ये दोनों मेथड दिखाए गए हैं। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो है क्रॉप रोटेशन। अब ये क्या होता है क्रॉप रोटेशन? अब देखिए, अगर हम ये बात करते हैं कि अलग अलग जो क्रॉप है वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। अब एक तरीके की क्रॉप है, मान लीजिए चावल है, अब चावल को कुछ अलग तरीके के पोषक तत्व चाहिए मिट्टी से, बट गेहूं को कुछ अलग तरीके के पोषक तत्व चाहिए। तो अलग अलग क्रॉप्स को क्या होता है, अलग अलग तरीके का न्यूट्रिएंट चाहिए होता है मिट्टी में से। तो अगर आप एक ही तरीके की क्रॉप को लगाएंगे बार बार साल दर साल, तो मिट्टी में से क्या होता है, न्यूट्रिशन उस चीज़ का कम होता जाता है। तो क्रॉप रोटेशन क्या करता है, सेम क्रॉप विल नॉट ग्रो कॉन्टिन्यूसली एंड लीड टू इरोजन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। क्योंकि एक ही तरीके की क्रॉप लगाएंगे आप बार बार, तो एक ही तरीके का न्यूट्रिशन वो डिराइव करेगी सॉइल में से, और सॉइल के अंदर वही जो है कम हो जाएगा, वही पोषक तत्व कम हो जाता है। तो इसलिए क्रॉप को रोटेट किया जाता है। By growing crops that require different set of nutrition, we can ensure the soil fertility is restored. तो अगर हम एक तरीके की फसल को लगाने के बजाय अलग तरीके की फसल लगाते हैं, तो मिट्टी जो है अलग तरीके का न्यूट्रिशन ले लेगी और फसल जो होगी ज़्यादा बेहतर होगी, राइट। तो ये था क्रॉप को रोटेशन करने का क्यों ज़रूरत है। फिर बात करते हैं हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब खरपतवार, है ना। वीड्स से हमें बचाव करना होता है फसल का। अभी मैंने बात किया था खरीफ क्रॉप को हम किस नाम से जानते थे, हम याद करने के लिए खरपतवार मतलब वीड्स, मतलब कब होती है ज़्यादा, जब प्रॉपर पानी और प्रॉपर न्यूट्रिशन फसल को मिल रहा है। अब जब आप फसल को पानी डालते हैं तो वहीं पे जो वीड्स होती हैं, जो खरपतवार होते हैं, उसके भी बीज पड़े होते हैं, वो भी वहीं पे पौधे उसके पड़े होते हैं। अब जब आप पानी देंगे खेत को, तो पानी थोड़े ना डिस्क्रिमिनेट करेगा कि भाई मैं तो फसल के लिए हूँ, मैं तो गेहूं के लिए हूँ पानी, तो भाई मैं आपको वीड को नहीं मिलूंगा मैं, ऐसा नहीं होता। जो भी रास्ते में पौधे आएंगे उन सबको मिल जाएगा वो पानी, जो भी उस वहाँ पे पड़े रहेंगे खेत में, जो प्रेजेंट रहेंगे उस टाइम पे, उन सबको पानी मिलेगा। तो वीड्स को ग्रो करते हैं। तो वीड्स जब अनडिजायरेबल होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स जो होते हैं उसी को हम वीड कह देते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो वीड्स क्या करेंगे, कंपटीशन करते हैं, जो एक्चुअल क्रॉप होती है उसके साथ कंपटीशन में आ जाएंगे। हमें चाहिए गेहूं, उसके बीच में कोई वीड और कोई और पौधा लगा हुआ है, तो हमें तो गेहूं की फसल चाहिए, तो वो जो पौधा बीच में लगा हुआ है वो हमारे लिए क्या है, वो अनवांटेड है। लेकिन वो अनवांटेड पौधा वहाँ पे पानी और उसका न्यूट्रिशन तो खा लेगा, तो उसको हटाना पड़ता है। इसलिए वीडीसाइड्स का यूज़ किया जाता है। या तो दो तरीके से हटा सकते हैं, या तो वीडीसाइड डालो, ये स्प्रे कर रहे हैं, केमिकल होता है वीडीसाइड, मतलब वीड साइड, जिस भी वर्ड के पीछे साइड लगेगा उसका मतलब होता है किलिंग, है ना। वीडीसाइड, जर्मीसाइड, जर्म्स को किल करता है ना। तो साइड का मतलब होता है किलिंग। तो वीडीसाइड जो स्प्रे होगा उस तरीके से, जैसे सारे स्प्रेज जो हैं केमिकल्स टेस्ट किए जाते हैं कि भाई ये सरसों के लिए तो हार्मफुल नहीं है, लेकिन उसकी वीड है उसके लिए हार्मफुल है, तो वो स्प्रिंकल कर दिया जाएगा। तो उससे मेन प्लांट होगा उसको कोई हार्म नहीं होता, लेकिन जो दूसरा प्लांट होगा, वीड होगा, उसको हार्म हो जाएगा। तो वीड्स को हटाने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। टिलिंग एक मेथड, ये कब करते हैं, सोइंग ऑफ क्रॉप्स दैट हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। मतलब क्या होगा, जब हम बीज लगा डालते हैं उससे पहले हम टिलिंग करते हैं, तो क्या होता है, जब टिलिंग करते हैं एक तो मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, उसमें एयर आ जाती है, और तीसरा क्या होता है उसके अंदर से वीड्स, कोई और पौधे उगे हुए थे वो सब भी हट जाते हैं, उनको डी रूट कर दिया आपने, तो वीड्स भी हट जाते हैं। फिर आप डालते हो बीज, फिर वो ग्रो करते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, मैनुअल रिमूवल कर सकते हैं।
जिसको अपने खेत में वीड नहीं डालनी है तो वो क्या करते हैं, मैनुअली उसको रिमूव करते हैं। वो जो मैनुअल रिमूवल है वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, आपको एक एक पौधे को उखाड़ना पड़ेगा। वीडीसाइड मेहनत का ज़्यादा काम है नहीं, पंप लेके जाते हैं वो और उसके ऊपर स्प्रे जो है वो डाल देते हैं, तो उससे वीड्स जो है वो मर जाते हैं। मैनुअल रिमूवल भी किया जा सकता है, उसमें जो एक्चुअल प्लांट्स होते हैं उनको उखाड़ देते हैं तो काट देते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे वीड्स को रिमूव किया जाता है। तो अब हमने देखिए पौधे, उसको टिलिंग कर दिया हमारे खेत का, फिर उसके अंदर बीज डाल दिए, फिर हमने पानी दे दिया, फिर जो वीड्स थी उसको हटा दिया। तो अब क्या बारी आएगी, अब फसल हमारी बड़ी हो गई है। ओके, तो अब उसका काम है, हमारा काम है उसको मतलब हार्वेस्ट करने का। तो हार्वेस्ट क्या होता है, हार्वेस्ट होता है प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप। हार्वेस्ट मतलब हमें उसकी जो भी ग्रो हुआ है उसकी फसल ले लेनी है ना, तो वो हार्वेस्टिंग बोलते हैं उसको। जो मेच्योर हो जाती है जब फसल, तब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हार्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तो है भाई मैनुअल मेथड, सीधा लेके जाओ, सिकल लेके जाओ, एक सिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं, अच्छा सिकल को जो भी बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे करके ऐसे सिकल होता है, बना होता है, और उसका एक ऐसे हैंडल होगा, तो वो लेके जाते हैं ये वाला इंस्ट्रूमेंट। इससे क्या होगा, फसल को काट दिया जाता है। ठीक है, ये पहला मेथड है। सेकेंड मेथड में क्या होगा, मैकेनिकल, जो मशीन्स का यूज़ किया जाएगा फसल को काटने के लिए। तो दोनों ही मेथड इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, फसल हाथों से भी काटी जाती है और फसल काटने के लिए मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है। तो जब थ्रेशिंग होती है, फिर उसके बाद क्या होता है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग क्या होती है, उसमें प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ। जो फसल हमने काटी है उसके अंदर तो उसके जो उसका भूसा होता है, मतलब उसके चारों तरफ जो भी लगे हुए थे उसके अंदर जो बीज होते हैं वो हमारे काम के हैं ना। जैसे गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, मतलब गेहूं और चावल क्या है, वो उसका बीज है, वो हमारे काम का है जिसको हमें खाना है। उसके बाहर जो उसकी स्किन लगी हुई है, उसके जो पत्ते थे वो हमारे काम के नहीं, वो सूख चुके हैं, तो वो जो है उसमें से बीज को निकाला जाता है। ये भी थ्रेशिंग जो होती है ये भी हाथ से भी कर सकते हैं, मैनुअली मतलब लोग भी करते हैं, और मशीन भी करती है काम ये। तो दिस इज कैरिड आउट विद, जो मशीन होती है उसे कंबाइन है, एक मशीन है जो वो काम कर सकती है, उसका नाम है कंबाइन, विच इज इनफैक्ट अ कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ये जो कंबाइन मशीन है दोनों काम करती है, हार्वेस्ट भी, काटती भी है, और उसके बाद उसमें से गेहूं को निकाल भी देती है, गेहूं को, किसी और भी फसल को। तो हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम हार्वेस्टिंग की बात कर रहे थे जिसका मतलब काटना था। उसके बाद हमने काट लिया, उसके बाद उसकी थ्रेशिंग करके उसके बीज को अलग निकाल लिया जाएगा। तो ये देखिए, ये तो देखिए ये हाथ से कर रहे हैं मैनुअल थ्रेशिंग, ऐसे काट ली फसल, फिर उसको इधर मार मार के क्या होगा, मारने से क्या होगा, यहाँ पे बीज उसके अलग हो जाएंगे, और ये जो चीज़ है ये अलग हो जाएगी, और ये जो चीज़ बचती है ये हमारे जो कैटल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, उसके खाने के काम आती है। ये जो किसान लोग हैं वो उसको स्टोर करके रख लेते हैं ताकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक उनके कैटल्स के चारे के रूप में काम में आती है। तो ये मैनुअली कर रहे हैं। फिर दूसरा ये मशीन है कंबाइन, ये इसको काटेगी फसल को ऊपर से, उसको थ्रेश भी करके उसके सीड्स भी निकाल लेती है। लेकिन ये सब किसानों के पास नहीं होती। अब देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी सी मशीन है तो ये सबके पास होती नहीं है, और क्योंकि जो छोटे किसान हैं उनको हाथ से ही काटना पड़ता है, बड़े किसान इस मशीन को अफोर्ड कर सकते हैं। ये मशीन क्या होती है, कई बार क्या होता है, कुछ सारे किसान जो हैं उसको ले लेते हैं, अपनी फसल काटने के बाद उसको रेंट आउट भी कर देते हैं कि भाई आप हमारी ये किराए के ऊपर लेके जाओ और अपनी फसल को काट लो। फिर हम बात कर रहे हैं, ये भी हमने कर लिया थ्रेशिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है विनोइंग। ये स्टेप हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था। विनोइंग में हम क्या कर रहे हैं, अब जो हमने फसल काटी है उसके बाद उसके सीड्स को निकाल लिया अलग, उसके बाद वो जो सीड्स सेपरेट हुए उसके बीच में कचरा भी आया, मतलब कचरा मतलब जो उसका चारा था, वो उसके छिलके वो सब आ गए उसके बीच में। अब हम उसके साथ तो नहीं उसकी अपनी रोटी बना सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस ग्रेन्स को सेपरेट करना पड़ता है, उसे विनोइंग कहा जाता है। जो विनोइंग वाला मेथड है उसके अंदर क्या होता है, हमने देखा था कि वो ग्रेविटी का यूज़ करते हैं हम, जो हल्के वाला होगा वो दूर उड़ जाता था हवा से, और जो भारी होता था सीड्स होते थे वो नीचे गिर जाते थे। जो सारे नीचे गिरते हैं सीड्स उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो दैट वाज द विनोइंग मेथड, जिसको हमने बहुत डिटेल में क्लास 7 में किया था। तो विनोइंग करके हम क्या करेंगे, अलग अलग मेथड हमने यूज़ किए थे। देखो विनोइंग का यहाँ पे, ये देखिए विनोइंग जो है हाथ से भी कर सकते हैं, हमने ऐसे उछालेंगे तो क्या होता था, सीड्स एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, जो उसका हल्का वाला है वो आगे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, आप उसको उड़ा देंगे। ये मशीन से कर रहे हैं विनोइंग, सीड्स अलग हो जाएंगे और वो भूसा अलग हो जाएगा। तो ये जो था मेथड, उसमें क्या किया था, सीड्स को अलग किया जाएगा। तो अब जब सीड्स अलग हो जाएंगे तो उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा। तो फिर हम बात कर रहे थे स्टोरेज की। जब हमने सीड्स को निकाल लिया तो फिर हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे।
तो जो स्टोरेज है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एग्रीकल्चर में, क्योंकि अगर हमने जो फसल हमें मिली है, इंडिया के केस में आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे में हर साल बताया जाता है कि हमने कितना मीट्रिक टन ऑफ अनाज जो है प्रोड्यूस किया है। हम हमेशा सरप्लस में प्रोड्यूस कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, कि हम ये ग्रीन रिवोल्यूशन की देन है कि हम सरप्लस में अनाज प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी होता था जब हमें अनाज जो है सरप्लस में नहीं होता था हमारे पास, तो अब हम सरप्लस में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब हम सरप्लस में प्रोड्यूस करेंगे तो हमें उसे स्टोर भी करना पड़ेगा। तो स्टोरेज जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ठीक से स्टोर नहीं किया गया तो अनाज जो है, आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ेंगे और न्यूज़ में भी पढ़ेंगे कि इतना जो टन जो अनाज है वो ख़राब हो गया। क्योंकि ख़राब कब होता है, जब उसे प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया जाता, क्योंकि अनाज की जो शेल्फ लाइफ है ग्रेन्स की काफ़ी लंबी है। तो अगर उसे प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया गया, स्टोरेज के टाइम पे उसमें मॉइस्चर आ जाता है या उसको जो पेस्ट होते हैं वो उसको अगर हार्म कर देते हैं, चूहे, तो वो ख़राब हो जाता है अनाज। तो इसलिए स्टोरेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो स्टोर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ग्रेनरीज और साइलोज। अनाज के गोदाम जो होते हैं वहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है। देखिए ग्रेनरीज हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चर है। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें क्या क्या मिलता है, ग्रेट बाथ मिलता है और हमें क्या क्या मिले हैं, ग्रेनरीज भी मिले हैं। मतलब वहाँ के लोग भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन वो लोग भी क्या कर रहे थे, अनाज को स्टोर कर रहे थे। तो दैट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो ग्रेन्स जो स्टोर किए जाते हैं वो ड्राई प्लेस पे स्टोर करने चाहिए, दैट डज नॉट हैव रोडेंट्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पे फंगल इन्फेस्टेशन नहीं होना चाहिए, ताकि अनाज हमारा ख़राब ना हो। इन सब को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूमिगेशन, मतलब जो भी गोदाम है उसको फ्यूमिगेट किया जाता है। फ्यूमिगेशन में क्या होता है, केमिकल यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ पे जितने भी नमी, फंगस, बैक्टीरियाज कुछ हैं तो उससे वो क्लीन हो जाए, स्टरलाइज हो जाए, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। माइक्रोब्स से बचाने के लिए फ्यूमिगेशन किया जाता है। और स्टोरेज में देखिए आप ये देखिए, ये क्या है, बड़े बड़े अनाज गोदाम है, कितने बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े अनाज मंडियाँ होती हैं, आप लोगों ने देखी भी होगी। उसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस तरीके से अनाज को स्टोर किया जाता है। ये तो बड़े बड़े टैंक्स के फॉर्म में कर दिया जाता है। गोदाम जो होते हैं अलग अलग जगह पे बने होते हैं, उसमें इस तरीके से प्रॉपरली उसको प्रॉपर सील करके, प्रॉपर नेम करके, कितने किलो का है ये सब करके उसको स्टोर किया जाता है अनाज को, ताकि लंबे समय के लिए उसको यूज़ किया जा सके और वो बर्बाद ना हो, वो ठीक कंडीशन में रहे। ग्रेनरीज जो होती हैं क्या होती हैं, प्लेस होता है जहाँ पे फ्रेशली ऑब्टेन फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। फिर एक टॉपिक है जिसमें इस बारे में काफ़ी डिटेल में बताया नहीं गया, वो था एनिमल हस्बेंड्री का। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री जो होती है वो एक ट्रेडिशन है, वो एक प्रोसेस है मैनेजमेंट करने का। जो एनिमल्स होते हैं फार्म वाले, उनको दूध के लिए, उनके एग्स के लिए, उनके मीट के लिए और अदर प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री की जाती है। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि जो किसान हैं उनके पास कैटल्स रहते हैं। अगर वो उसको ज़्यादा नंबर में रखेंगे तो जो खेत में से जो सामान निकलता है, जो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है किसान के लिए, वो उसके पशुओं के लिए चारा बनता है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो वो अपने एनिमल्स को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, मिल्क के लिए, एग्स के लिए, मीट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में काफ़ी डिटेल में इसमें नहीं चर्चा की गई, वो किसी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर था, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर था। इसमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, हमने देखा रबी, खरीफ और जायद क्रॉप में क्या डिफरेंस होता है, क्यों डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको बताया। हमने यहाँ पर इस चैप्टर में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के वेरियस मेथड्स के बारे में देखा कि वो किस तरीके से टिलिंग क्यों करते हैं हम, फिर बीज कैसे बोआ जाता है, फिर बीच में हम इरिगेशन करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसको फर्टिलाइजर डालते हैं बीच में उसके ग्रो करने के लिए, खेत को खाली क्यों छोड़ा जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इट वॉज एन वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। So thank you so much and good luck for your preparation.